रात के अंधेरे में चाणक्य और चंद्रगुप्त हाथ में मशाल लिए एक सुनसान रास्ते पर चल रहे थे। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से अचानक रात में निकलने का कारण पूछा तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, आज रात हमें किसी खास व्यक्ति से मिलना है। चंद्रगुप्त ने उत्सुकतावश पूछा, कौन है वे और हम किस काम को लेकर उनसे मिल रहे हैं? चाणक्य चंद्रगुप्त की ओर देखकर बोले, धैर्य चंद्रगुप्त, धैर्य। कुछ देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि हम किससे मिलने वाले हैं। यह सुन चंद्रगुप्त अब एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह चाणक्य के साथ चलने लगा। उनके पीछे अंधेरे की आड़ में चल रहे गुप्तचर ने चाणक्य पर तीर तान दिया था, लेकिन उनकी बात सुन वो मन ही मन बोला, इतनी रात में अगर यह दरिद्र किसी से मिलने जा रहा है तो जरूर कोई महत्वपूर्ण आदमी होगा। चलो, 2 से भले 3। अब जब नियति ने ही 3 लोगों का मरना तय कर लिया है तो मैं तो बस एक साधन मात्र हूं। यह सोचते हुए उसने तीर वापस तरकश में रख दिया और उनका पीछा करने लगा। कुछ दूर चल चाणक्य चंद्रगुप्त को ले घने जंगल की ओर बढ़ गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे, पेड़ों से छन के आ रही चांद की रोशनी फीकी पड़ने लगी। थोड़ी ही देर में चाणक्य के हाथ में चल रही मशाल तेल की कमी के कारण बुझ गई और वो बगैर किसी रोशनी के चुपचाप आगे बढ़ने लगे। उनके पीछे चल रहा गुप्तचर अब अपना संयम खोने लगा था। मशाल के चलते उसे चाणक्य पर नजर रखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन अब इस अंधेरे में चाणक्य और चंद्रगुप्त का पीछा करना अपने आप में एक चुनौती बनता जा रहा था। उसने अब और समय न गवाते हुए उन्हें मारने के इरादे से तरकश से एक तीर निकाल लिया। तीर प्रत्यंचा पर चढ़ा। वो चाणक्य और चंद्रगुप्त के पांव से हो रही आवाज की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने लगा। उस खुप अंधेरे में अब आवाज ही उसके तीर को उसका लक्ष्य भेदने में कारगर थी। वो चौकन्ना हो पदचापों से हो रही आवाज पर कान लगाए हुए था और अगले ही पल उसने कुटिल मुस्कान के साथ तीर चला दिया। एक पल को तीर के सरसराने की आवाज आई और अगले ही पल किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज उस जंगल में गूंज उठी। आवाज सुन गुप्तचर को यकीन हो गया कि तीर ने चाणक्य को अपना शिकार बना लिया है। वो बगैर समय गवाए दूसरा तीर प्रत्यंचा पर चढ़ाते हुए उस आवाज की ओर दौड़ा, क्योंकि उसका अगला शिकार था चंद्रगुप्त। अनुमान के सहारे वो जैसे ही आवाज आने वाली जगह पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। ये देख वो अचंभित था। उसने तुरंत अपना धनुष कंधे पर लटकाया और कमर में लगी तलवार खींच बगैर कोई आवाज किए आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी अचानक उसे अपनी गर्दन पर एक ठंडे धातु के लगने का एहसास हुआ और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस शांत वातावरण में सूरजमल की आवाज गूंजी, तुम पकड़े गए हो, अपनी तलवार फेंक दो। तभी पेड़ के पीछे से उसके सामने चाणक्य और चंद्रगुप्त भी आ गए। चाणक्य को सही सलामत देख उसे समझ आ गया कि यह सब उसे फंसाने की सोची समझी चाल थी। शिकारी अब खुद शिकार बन चुका था। गुप्तचर ने तलवार को जमीन में गिरा दिया। चाणक्य ने गुप्तचर की आंखों में आंखें डाल चंद्रगुप्त को संबोधित करते हुए कहा, चंद्रगुप्त, तुमने प्रश्न किया था ना कि हमें किससे मिलना है, तो यही है वो आदमी जिससे हम मिलने वाले थे। चंद्रगुप्त को आचार्य की धैर्य रखने वाली बात समझ आ गई थी। चाणक्य ने अब उस गुप्तचर से प्रश्न करते हुए कहा, जो मसाई सैनिक अपना अधूरा काम करके लौट गया था, वो तो शायद अब जीवित भी नहीं होगा। उसकी जगह तुमने ली है। तुम्हें मारने नहीं, नजर रखने के लिए भेजा गया था। मारने का निर्णय तुम्हारा अपना था, वरना यह तीर कल रात ही चल चुका होता। तो कौन है वो जो हम पर अपनी दृष्टि बनाए रखना चाहता है? गुप्तचर की आंखों में मृत्यु का भय दिखने लगा था। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उन होठों से शब्द नहीं निकले। चाणक्य ने उसके डर को भांपते हुए कहा, मेरा उद्देश्य तुम्हें मारना नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्होंने जंगल में बने पतले से रास्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, यह रास्ता देख रहे हो, यह तुम्हारी मुक्ति का रास्ता है। इस रास्ते पर आज रात भर चलोगे तो सवेरे एक नगर तक पहुंच जाओगे, जहां पर तुम एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हो। मगध वापस जाओगे तो भी मृत्यु ही मिलेगी।
चुनाव अब तुम्हारे हाथ में है। शर्त बस इतनी है कि अपने स्वामी का नाम बता दो और यह तलवार तुम्हारी गर्दन से हट जाएगी। यह सुन गुप्तचर ने एक बार उस रास्ते की तरफ देखा। वो असमंजस में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। उसने कुछ सोच बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर तुरंत बड़ी चालाकी से सूरजमल की तलवार की धार से खुद को अलग कर उसे एक धक्का दे दिया और विपरीत दिशा में कूद गया। यह देख चंद्रगुप्त ने अपनी कटार निकाल ली। वो निशाना साध उसके पांव पर वार करने ही वाला था कि चाणक्य ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, वो भाग नहीं रहा है, बस स्वाभिमान पूर्वक मरना चाहता है। चाणक्य का यह वाक्य पूरा हुआ ही था कि उस गुप्तचर ने अपने गले में लटक रही माला को तोड़ उसमें पिरोई एक छोटी सी शीशी को मुंह में डाल लिया। इससे पहले कि सूरजमल अपने आप को संभाल उसे ऐसा करने से रोकता, वो उस विष की शीशी से निकला विष अपने शरीर के अंदर निगल चुका था। अगले ही पल उसके मुंह से झाग निकलने लगे और कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त यह देख हैरान था। उसने चाणक्य से सवाल करते हुए कहा, आचार्य, अगर यह हमें अपने स्वामी का नाम बता देता तो क्या हम सच में से छोड़ देते? उस मृत गुप्तचर को देख चाणक्य बोले, उससे बात कर मुझे समझ आ गया था कि वो कभी अपना भेद नहीं खोलता। इसे भले ही मेरे दुश्मनों ने भेजा हो, लेकिन इसकी स्वामी भक्ति तुम्हारे लिए एक सीख है चंद्रगुप्त। ये चाहता तो अपने स्वामी का नाम बता के एक नए जीवन की शुरुआत कर सकता था, लेकिन उसके लिए उसकी स्वामी भक्ति और स्वाभिमान दोनों ही महत्वपूर्ण थे। इसलिए उसने हमारी तलवार के बजाय विष खाकर स्वाभिमान से मर जाना ही ठीक समझा। चाणक्य की बात सुनते हुए चंद्रगुप्त लगातार उस मृत गुप्तचर को ही देखे जा रहा था। अब चाणक्य सूरजमल की ओर देखते हुए बोले, इसने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन मगध में शंभू काका को संदेश भिजवाना जरूरी है। जो तक्षशिला में मुझे मारने के लिए मसाई सैनिक या गुप्तचर भेज सकता है, उसकी नजरें जरूर शंभू काका और उनके मित्र रक्षा मंत्री शक्टार पर भी होंगी। तक्षशिला से कई 100 योजन दूर मगध में आज चाणक्य के हितैषी और खाद्य मंत्री शंभुनाथ अपने मित्र और रक्षा मंत्री शक्टार के साथ राज्य भ्रमण पर निकले थे। शक्टार आज पाटलिपुत्र के बाहरी किनारे पर बने शस्त्रागार का मुआयना करना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही वो शंभुनाथ से मिल चाणक्य की खबर भी लेना चाहते थे। इसी प्रयोजन से उन्होंने शंभुनाथ को आमंत्रण देकर अपने साथ चलने को कहा। दोनों एक रथ पे सवार हो पाटलिपुत्र के मध्य से होकर गुजर रहे थे। उनको देख नगरवासी तुरंत ही अपने सर अभिवादन में झुका रहे थे। तभी एक आदमी सैनिकों के घेरे को चीरते हुए अचानक से उनके रथ के आगे लेट गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मंत्री जी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, उसे क्षमा कर दीजिए। अभी उम्र ही क्या है उसकी, उसके बदले मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए, मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। ये देख शंभुनाथ और शक्टार दोनों दंग रह गए। वो आदमी लगातार गिड़गिड़ाए जा रहा था और अपने बेटे की जान की भीख मांगे जा रहा था। अगले ही पल कुछ सैनिकों ने तुरंत उसको खींचते हुए रास्ते से हटा दिया, लेकिन उसकी आवाज अभी भी दर्द से गूंज रही थी। अपने बेटे की मौत का भय उसकी आंखों में दिख रहा था। मंत्री शक्टार ने तुरंत ही प्रमुख सैनिक को बुलाकर पूछा, क्या बात है, इसके बेटे को किसने सजा दी है? प्रमुख सैनिक जवाब देते हुए बोला, इस व्यवधान के लिए क्षमा करें मंत्री महोदय। इस आदमी के पुत्र ने कर देने से मना किया था, जिसके लिए उसे मृत्युदंड की सजा स्वयं महाराज ने सुनाई है। राजा धनानंद के फैसले को बदलना या उस पर सवाल करने की हिम्मत पूरे मगध में किसी को नहीं थी। इसलिए शक्टार और शंभुनाथ दोनों चुप हो गए। यह अत्याचार उनको गिलानी में डाल रहा था, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए थे। प्रमुख सैनिक के आदेश पर रथ फिर से आगे बढ़ चला। शक्टार और शंभुनाथ के चेहरों पे चिंता की रेखाएं झलक आई थी। कुछ देर शांत रहने के बाद शक्टार ने अचानक शंभुनाथ की तरफ देखते हुए धीमे से कहा, आचार्य, चाणक्य की तरफ से कोई सूचना मिली क्या? यह बोलते वक्त उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि रथ चला रहा सारथी भी कुछ नहीं सुन पाया। अभी तक तो नहीं, लेकिन उम्मीद है जल्द ही कोई सूचना प्राप्त हो सकती है। शंभुनाथ ने भी दबे स्वर में जवाब दिया, कोई अच्छी सूचना मिले तो अच्छा है, नहीं तो मगध तो पूरी सूचनाओं से ही भरा है।
धनानंद का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब आचार्य चाणक्य ही उम्मीद की किरण दिख रहे हैं मुझे, शक्टार ने चिंता जताते हुए दबे स्वर में कहा। उनका रथ कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी उन्हें एक तरफ से आते महामंत्री अमात्य दिखाई दिए, जो अपने रथ पे बैठ राजमहल की तरफ लौट रहे थे। अमात्य की नजर जब रथ पर एक साथ बैठे शक्टार और शंभुनाथ पर पड़ी तो उनकी त्योरियां चढ़ गई। अपने रथ को उनके समीप ही रोकने का आदेश दे वो कुटिल मुस्कान के साथ बोले, रक्षा मंत्री के साथ मगध के खाद्य मंत्री? यह कैसा संयोग देख रहा हूं मैं? मंत्री शक्टार भी हल्की मुस्कान के साथ बोले, रक्षा सैनिकों से जुड़ी है और सैनिकों का अच्छा स्वास्थ्य खाद्य से, तो यह संयोग नया तो नहीं कह सकते महामंत्री जी। वैसे आप अपने साथ इतना बड़ा सैनिकों का जत्था लिए कहां से लौट रहे हैं? क्या अब आपको अपना ही राज्य सुरक्षित नहीं लग रहा, जो इतने सारे सैनिकों के साथ निकलना पड़ रहा है? शक्टार का आखिरी वाक्य अमात्य को किसी तीर की तरह चुभ गया। अपने भावों को काबू कर वो बोले, किसी को सुरक्षित कराना तो आपका जिम्मा है शक्टार जी। जहां तक मुझे दिख रहा है, मेरे साथ इतने बड़े सैन्य बल का आना कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री के तौर पे आपकी योग्यता पे सवाल खड़े कर रहा है। शक्टार को भी यह बात बड़ी बुरी लगी, क्योंकि महामंत्री अमात्य ने सीधा उनकी पद प्रतिष्ठा पे सवाल खड़े कर दिए थे। शंभू काका ने बागडोर अपने हाथ में ले तंज कसते हुए अमात्य को जवाब दिया, मेरे अनुभव में राज्य के लोगों को सुरक्षित रखना एक रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर इंसान खुद ही अपने लिए खतरा पैदा करता रहे तो इसमें भला ये क्या कर सकते हैं? यह सुन अमात्य का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी से अपने भावों को काबू में कर लिया और एक बनावटी मुस्कान के साथ बोले, सवाल रक्षा का है, खाद्य का नहीं। इसलिए रक्षा मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि खतरा पूरे मगध पे मंडरा रहा है। बहुतों की नजर है मगध की गद्दी पर। मुझे उम्मीद है आपने उन्हें रोकने की उचित योजनाएं बना रखी होंगी, वरना आपको तो पता ही होगा कि जब पद छूटता है तो वो अपने साथ इंसान की प्रतिष्ठा भी लेकर चला जाता है। यह सुन शक्टार ने पलटवार करते हुए कहा, उसकी चिंता आप ना करें महामंत्री जी, हमारी योजनाएं गहरी भी हैं और अभेद्य भी। रही बात मान प्रतिष्ठा की, तो इसकी चिंता उन्हें होती है जिनके पास खोने के लिए कुछ होता है। इसलिए मुझे व्यक्तिगत हित के बारे में सोचना नहीं आता। मैं जो भी कदम लेता हूं राज्य हित में लेता हूं। अब आज्ञा हो तो सांझ से पहले राज्य का दौरा पूरा करना चाहता हूं। अमात्य ये सुन खुट कर रह गए। उन्होंने सर हिलाकर हामी भरी। शक्टार और शंभू काका दोनों ने अमात्य को नमन किया और आगे बढ़ गए। शक्टार और शंभुनाथ की तीखी बातें अमात्य को अभी भी चुभ रही थी। कुछ सोचते हुए उन्होंने दांत पीसते हुए मन ही मन कहा, इन दोनों की मित्रता कुछ ज्यादा ही फल फूल रही है। इनका साथ में होना संयोग नहीं, कोई गहरी साजिश है जिसका जल्दी ही पता ना लगा तो अनर्थ होते देर नहीं लगेगी। यह सोचते हुए उन्होंने एक सैनिक को अपने पास बुलाया और उसे कुछ समझाने लगे। उधर तक्षशिला में चंद्रगुप्त के मन और मस्तिष्क में कल रात की घटना ही घूम रही थी। उस गुप्तचर और उसको पकड़ने की आचार्य की योजना के बारे में वो लगातार सोचे जा रहा था। आचार्य चाणक्य के सिखाए हर पाठ को अब वो अच्छे से समझने लगा था, लेकिन अभी उसकी सबसे बड़ी चिंताओं में एक थी तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा में सफल होना, जिसके लिए वो हर संभव कोशिश में लगा था। आसमान में सूरज ढलने को था, लेकिन चंद्रगुप्त के लिए जैसे सवेरा हुआ था। उसने आश्रम में किनारे रखी लाठी उठाई और आश्रम के पीछे बने खुले मैदान में पहुंच अपनी लाठी से अभ्यास करने लगा। वो लाठी को ऐसे लहरा रहा था जैसे कि उसके हाथ में कोई तलवार हो। लाठी की हवा को चीरने की आवाज से चंद्रगुप्त के वार का प्रभाव पता चल रहा था। उसके अभ्यास की लगन उसकी आंखों में झलक रही थी। आसमान में लालिमा भी गुम होने लगी थी। वो अभ्यास करते हुए एक तरफ घूमा तो उसकी नजर सुकन्या पर पड़ी, जो कुछ दूर एक बड़े से पेड़ के नीचे चुपचाप बैठी थी।
उसे देख लग रहा था मानो वो किसी गहरे विचार में डूबी हो। वो तुरंत ही उसके पास पहुंच बोला, क्या हुआ सुकन्या, तुम ठीक तो हो? क्या सोच रही हो? चंद्रगुप्त की आवाज सुन वो अचानक चौंक सी गई और फिर उसकी तरफ देखते हुए आत्मविश्वास के साथ बोली, अब मेरे सोचने को क्या रखा है? मैंने आज से, अभी से यह तय किया है कि सोचना नहीं है, अब बस करना है। चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या करना चाहती हो तुम? सुकन्या अपनी जगह से खड़ी हो गई और बोली, वही जो आचार्य चाणक्य ने कुश की घास के साथ किया था। कुश उनके पैरों में चुभा तो उन्होंने हर कुश को उखाड़कर उसकी जड़ों में मट्ठा डाल दिया था ताकि वो कुश दोबारा न पैदा हो सके। मैं भी उन डकैतों को मार उनके आतंक को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती हूं। चंद्रगुप्त सुकन्या के चेहरे के भाव देखकर हैरत में आ गया था। उसने कहा, पर तुम उन हत्यारों को पहचानोगी कैसे? सुकन्या का चेहरा तन गया। उसने कहा, अपने मन में मैं कल से बस उन्हीं चेहरों पर ध्यान केंद्रित कर रही हूं। उन सब ने अपने मुंह जरूर कपड़े से ढके हुए थे, लेकिन उनकी क्रूर आंखें मैं कभी नहीं भूल सकती। सुकन्या की आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि चंद्रगुप्त दंग रह गया और फिर एक भरोसे के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोला, सुकन्या, तुम्हारी इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। हम मिलकर उन हत्यारों को सजा देंगे, लेकिन लड़ने के लिए हमें अभी मजबूत बनने की जरूरत है। हमें सीखने की जरूरत है, तभी हम उन सबको उनके किए की सजा दे पाएंगे। और सीखने के लिए तक्षशिला से बेहतर कोई जगह नहीं है। यह सुन सुकन्या हैरानी भरे स्वर में बोली, तक्षशिला? लेकिन मुझे वहां प्रवेश मिलेगा क्या? क्यों नहीं, तुम एक बार आचार्य चाणक्य से बात करना। उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। मुझे भरोसा है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। यह सुन सुकन्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। उसे अब चंद्रगुप्त में एक बहुत अच्छा दोस्त नजर आ रहा था, जो उसके साथ हर कदम रहने वाला था। चंद्रगुप्त ने वहीं पास में रखा अपना डंडा उठाकर उसको देते हुए कहा, आचार्य का कहना है कि तक्षशिला में प्रवेश पाना आसान नहीं है। वहां हर कला में पारंगत होना पड़ता है, इसलिए इसी समय से तुम्हें अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। यह सुन सुकन्या ने हामी भरी और डंडा हाथ में ले मैदान की तरफ चल दी। चाणक्य तक्षशिला में अपना काम खत्म कर एक तय स्थान की ओर बढ़े। उनके कहने पर सूरजमल ने एक संदेश वाहक का प्रबंध कर लिया था। कुछ देर चलने के बाद उनकी भेंट सूरजमल से हुई। उन्होंने सूरजमल को ताड़पत्र पर लिखे संदेश को सौंपते हुए दूर बैठे संदेशवाहक की ओर देखते हुए पूछा, क्या यह संदेशवाहक विश्वसनीय है? सूरजमल ने हाँ में जवाब दिया और ताम्रपत्र को हाथ में लेकर देखा तो वो खाली था। उसमें कोई लिखावट नहीं दिख रही थी। खाली पत्र देख उसने सवाल करते हुए चाणक्य से कहा, यह कैसा संदेश है आचार्य? यह पत्र तो कोरा है। चाणक्य उसकी बात सुन मुस्कुराए और बोले, कोरा नहीं है, बस तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जब यह पत्र शंभू काका के पास पहुंचेगा तो उन्हें उनका संदेश मिल जाएगा। सूरजमल ने उस कोरे पत्र पर फिर से एक बारीक नजर दौड़ाई, लेकिन उसे फिर भी कुछ ना दिखा, ना समझ आया। संदेश हाथ में ले वो जैसे ही संदेशवाहक को आवाज देने लगा तो चाणक्य ने उसे रोक दिया और बोले, उसे यहां बुलाने की आवश्यकता नहीं है, संदेश पत्र वहीं जाकर सौंप दो। सूरजमल के मुख पर प्रश्नवाचक चिन्ह देखकर चाणक्य ने उसका संदेह दूर करते हुए कहा, सूरजमल, मेरी खुली शिखाई मेरी पहचान है। अगर यह संदेशवाहक पकड़ा गया तो पत्र भेजने वाले का हुलिया देते हुए बस यही बता पाएगा कि उसे यह पत्र एक ब्राह्मण नौजवान ने सौंपा था जिसकी शिखा बंधी हुई थी। और रही बात पत्र की, तो वो तो पहले से कोरा है, उसे देख भला किसी को क्या पता चलेगा। चाणक्य की बुद्धिमानी देख सूरजमल मुस्कुरा दिया और पत्र ले संदेशवाहक की ओर बढ़ गया।
चाणक्य दूर खड़े हो सूरजमल को संदेशवाहक को पत्र दे कुछ समझाते हुए देख रहे थे। उनके मुख पे गंभीरता थी, क्योंकि इस पत्र का शंभू काका तक पहुंचना बहुत जरूरी था। चाणक्य सूरजमल के साथ आश्रम लौटे तो चंद्रगुप्त और सुकन्या बाहर ही बैठे थे, जैसे कि वो उनका ही इंतजार कर रहे हों। रात्रि का पहला प्रहर शुरू होने को था। आसमान से प्रकाश लगभग क्षीण हो चुका था। चाणक्य को देख दोनों तुरंत खड़े हो गए। चाणक्य चंद्रगुप्त के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, तक्षशिला में तुम्हारा प्रवेश आसान नहीं रहने वाला है चंद्रगुप्त। तुम्हें प्रवेश ना मिल सके इसके लिए आचार्य गजानन परीक्षा को कठिन से कठिन बनाने के हर संभव प्रयास में लगे हैं। इसलिए दुगनी मेहनत से अभ्यास में लग जाओ। अपने शरीर, चित्त और मन को स्थिर रखकर परीक्षा की तैयारी करो। चंद्रगुप्त ने हामी भरी। चाणक्य उसे समझा आश्रम में अंदर की तरफ जाने लगे कि तभी सुकन्या उनके मार्ग में आकर खड़ी हो गई और बड़ी विनम्रता से बोली, आचार्य, मुझे आपसे कुछ कहना था। आचार्य उसकी तरफ देखते हुए बोले, कहो सुकन्या, क्या बात है? सुकन्या साहस जुटाते हुए दृढ़ता से बोली, आचार्य, मुझे भी तक्षशिला की प्रवेश परीक्षा देनी है। मुझे भी वहां अध्ययन करना है, शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान हासिल करना है। सुकन्या की बात सुनकर आचार्य अचंभित रह गए और हैरानी में बोले, लेकिन क्यों? सुकन्या अब थोड़ी हिचकिचा गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। वो हड़बड़ाहट में बोली, मुझे लेकिन चाणक्य ने जैसे उसे पढ़ लिया हो और थोड़ा गंभीर होते हुए बोले, तुम्हारा लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं है सुकन्या, तो फिर तुम तैयारी किस बात की करोगी? उनकी बात सुनकर मानो सुकन्या के मुंह में जबान आ गई और वो तुरंत बोल उठी, मुझे अपने माता पिता की मृत्यु का बदला लेना है आचार्य। यह सुन चाणक्य थोड़ी देर तक उसका चेहरा देखते रहे और फिर कुछ सोचते हुए बोले, और उसके पश्चात क्या करोगी तुम? सुकन्या एक बार फिर संशय में आ गई। उसे फिर नहीं समझ में आया कि वो अब क्या जवाब दे। उसके संशय को भांपते हुए आचार्य बोले, सुकन्या, छोटे लक्ष्यों का कद भी छोटा होता है और सही मायनों में देखा जाए तो तुम्हारे जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ प्रतिशोध लेना है। लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए और बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अच्छी शिक्षा की आवश्यकता होती है और साथ ही एक योग्य गुरु की भी। तभी जीवन सफल होता है। सुकन्या झट से बोली, इसीलिए तो मैं तक्षशिला में प्रवेश लेना चाहती हूं। असंभव है, आचार्य ने बिना लाग लपेट के मना करते हुए कहा, जिसे सुन वो हैरान रह गई। पास खड़ा चंद्रगुप्त भी हैरान था। सुकन्या ने अपनी बात रखते हुए कहा, क्यों आचार्य? जो परीक्षण चंद्र देगा वही मैं भी दे दूंगी। नहीं सुकन्या, तक्षशिला में लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती। तक्षशिला में तुम्हारा पढ़ना असंभव है। ऐसा कह चाणक्य आगे बढ़ गए। सुकन्या वहां ठगी सी खड़ी रह गई। उसके चेहरे पर एक साथ मायूसी, गुस्सा और उदासी के भाव उभर आए। एक ही पल में उसके सारे सपने चूर हो गए। उसे देख चंद्रगुप्त को भी लगा कि उसने सुकन्या को तक्षशिला में प्रवेश लेने के लिए उत्साहित कर बहुत बड़ी भूल कर दी थी।